दोस्तों, आपने कई बार नोट किया होगा कि आप जब भी घर में दाखिल होते हैं तो घर के अफराद का रवैया बहुत ज़्यादा सर्दमोहर सा हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है। यूँ लगता है जैसे हर कोई आपको इग्नोर करता आ रहा है। घर में बोरियत का माहौल बना हुआ है। घर की इतने बोरियत वाले लम्हात की वजह से आप घर में सुकून नहीं पाते, बल्कि बाहर निकल जाते हैं। घर से बाहर आपको ज़्यादा सुकून फील होता है। इसके अलावा आपने ये भी नोट किया होगा कि आपके वो साथी जो आपके बाद में जिनकी तरक्की का सफ़र हुआ, वो तरक्की कर गए लेकिन आप वहीं के वहीं रह गए। और इसके अलावा घर में दुख, परेशानी, नुकसानात और तनज़्ज़ुली का सफ़र, यानी ये ज़ोरों पर है। घर में कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं हो रही, हर चीज़ नेगेटिविटी की तरफ जा रही है। तो इस तरह के अगर मसाइल आपको भी दरपेश हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगा जो हमारे जज्बात को ख़राब करते हैं, जो हमें परेशान करते हैं, जिसकी वजह से हमारे रवैये में इतनी ख़राबी पैदा हो जाती है कि हम वो दोस्त या वो बहन भाई या वो मियाँ बीवी जो बरसों से तसव्वुर भी नहीं करते एक दूसरे को छोड़ने का, लेकिन एक लम्हे में हम एक दूसरे से दूर होने का फ़ैसला कर लेते हैं, यानी एक दूसरे को छोड़ देते हैं, अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, यानी कि अपने आप को एक तन्हाई वाली ज़िंदगी की तरफ लेके चले जाते हैं। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जो वाक़यात हैं बड़ी तेज़ी के साथ कैसे रूनुमा होते हैं, कैसे मामलात बहुत जल्दी के साथ अपने अंजाम को जा रहे हैं, और इसके पीछे कौन सी प्लैनेटरी पोजीशन होती है, कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो हमारे जज्बात को इतना हलचल पैदा कर देता है कि हम एक लम्हे में वो बुरे फ़ैसले कर लेते हैं जो आने वाली ज़िंदगी को ख़राब कर देते हैं। कैसे एक बाशऊर इंसान की अक्ल पे पर्दा पड़ जाता है, वो गलत फ़ैसले करके या कोई नेगेटिव किस्म की हरकत करने का मुर्तकिब हो जाता है। ये सब कुछ हमारी अक्ल पर जज्बात का खेल है। और इसके पीछे जो प्लैनेट है वो है मून, यानी चाँद। कुछ जज्बात ऐसे भी होते हैं जो मोहब्बत से खाली होते हैं, लेकिन वो एक नफ़रत की तरफ लेके जाने वाले होते हैं, जो तबाही की तरफ ले जाने वाले होते हैं। यही कुछ आजकल हमारे साथ हो रहा है। तो इसके पीछे जो चाँद की सहर अंगेज़ जो ताकत पोशीदा है वो कैसे काम करती है, इसके लिए आपको एक स्टोरी समझना होगी जो कि हिंदू देवमाला में बड़ी मशहूर स्टोरी है। तो ये स्टोरी सुनने का मकसद ये नहीं कि आपको मैं हिंदू मज़हब का प्रचार कर रहा हूँ, बल्कि मेरा मकसद ये है कि इसके ज़रिए से जो ऋषि मुनियों ने पुराने दौर के शागिर्दों को चाँद की सिग्निफिकेशन को समझाने का एक ऐसा मुनफरद तरीका बताया था जो इस स्टोरी में पोशीदा है। अगर आप इस स्टोरी की हर चीज़ को गौर से समझेंगे तो आपको चाँद की सिग्निफिकेशन बहुत आसानी से समझ आ सकती है, और इसके वजह से आपको एक ऐसा नॉलेज मिल सकता है जिससे आप तबाही के रास्ते से बच सकते हैं, दुखों से बच सकते हैं, घर के माहौल में सुकून पैदा कर सकते हैं। तो आइए आज की स्टोरी की तरफ। पहले हम ये स्टोरी पे गौर करते हैं। दरअसल ये स्टोरी बृहस्पति देव यानी जुपिटर देवता की और चाँद देवता की स्टोरी थी। इसमें जुपिटर की जो बीवी तारा देवी, उसका और चाँद का इश्क के बारे में बताया गया था। यानी जुपिटर देवता जो कि इल्म, दानिश, रूहानियत, मज़हब और नेकी का स्यारा कहलाता है, उस जिसको सारे निज़ाम शमसी के स्यारों के देवता सलाम करते हैं, उसको सैल्यूट करते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं। तो उसमें चाँद ने ये जुर्रत की कि उसकी बीवी पे नज़र रखनी शुरू कर दी। चाँद को उसकी बीवी के साथ प्यार हो गया, और यही चीज़ जो है वो तारा देवी की तरफ भी यही थी, उसको भी अट्रैक्शन फील हो रही थी। उसको अपने पति देव में बोरियत के जज्बात फील हुए और चाँद की तरफ अट्रैक्शन हो रही थी। तो नतीजा ये हुआ कि जो तारा देवी थी वो चाँद की तरफ आ गई, यानी दोनों का प्यार इतना बढ़ गया कि वो दोनों इकट्ठे हो गए एक जगह पे। तो ये चीज़ जब जुपिटर देवता को यानी कि बृहस्पति देव को पता चली तो उसको ये बहुत ज़्यादा बुरा लगा। जुपिटर देवता जो कि इल्म और दानिश के देवता भी हैं, तो उन्होंने इसको चैलेंज किया चाँद को कि ये मेरी बीवी को वापस करो। तो यहाँ पे चाँद ज़िद में आ गया। चाँद ने बृहस्पति देव को ये कह दिया कि अब ये मेरी बीवी है, अब मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, तो हमारा प्यार सच्चा है। इस बात पर उसरुओं और देवताओं के दरमियान बहुत ख़तरनाक जंग हुई, यानी तारा देवी को हासिल करने की एक कोशिश की गई जुपिटर की तरफ से। इस जंग को तारा कामिया युद्ध कहा जाता है। यानी इस जंग में बहुत से देवताओं ने शिरकत की, यानी चाँद के ख़िलाफ़ अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा देवता जो हैं, जो हिंदुओं के सबसे बड़े देवता हैं, उन्होंने अमल दखल करके इस जंग को रुकवाया और चाँद के ऊपर यह हुक्म लगाया कि उस तारा देवी को जुपिटर देवता को वापस करो। तो जंग बंद होने की सूरत में चाँद ने तारा देवी को जुपिटर को वापस लौटा दिया। तारा देवी जो कि प्रेग्नेंट हो चुकी थी,
तो उसके जो बच्चा पैदा होने वाला था उसको जुपिटर देवता ने भी कहा ये मेरा बच्चा है, चांद देवता ने भी यही कहा कि ये मेरा बेटा है। लेकिन जो तारा देवी थी वो बिल्कुल खामोश बैठी थी, उसने ये खामोशी तोड़ी, उसने चांद की तरफ फैसला किया कि ये चांद का बेटा है। और यही जो बेटा बाद में बुध देवता यानी मरकरी कहलाया, जो कि इल्म और अकल का प्लेनेट कहा जाता है। यानी वो मरकरी जिसको हम एस्ट्रोलॉजी में एक इल्म और अकल का प्लेनेट समझते हैं, ये वो चांद का बेटा कहलाया। क्योंकि तारा देवी वापस जुपिटर देवता के पास चली गई थी, तो इसलिए चांद और मरकरी के दरमियान वो प्यार, वो मोहब्बत, वो जज्बात नहीं थे जो एक बाप को औलाद में नज़र आते हैं। यही हाल जुपिटर का था। जुपिटर और मरकरी के दरमियान कोई प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता नहीं, यानी बाप और बेटे का नहीं है। और यही चीज़ चांद और मरकरी के दरमियान है। दोनों प्लेनेट को अगर हम अपनी कुंडलियों में भी देखें तो यहाँ पे इनका कोई प्यार मोहब्बत वाला कोई सीन नहीं होता, ये एक दूसरे के दुश्मन प्लेनेट कहलाते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ये चांद के जज्बात, जुपिटर की इल्म और अखलाक और नेकी के दरमियान एक कशमकश का नाम है। अकल और जहानत जो मरकरी से मंसूब होना इंसानी फितरत में ख्वाहिश और ज़िम्मेदारियों के टकराव को ज़ाहिर करती है। और इसके अलावा इस स्टोरी में चंद एक पॉइंट और सीक्रेट छुपे हुए हैं जो आपके गौर करने के लिए मैंने छोड़े हुए हैं। तो इसमें जो सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्यार और मोहब्बत का जो गलबा है वो चांद से मंसूब है। गैर औरतों की तरफ माइल होना ये चांद की फितरत है। फिज़िकली रिलेशन बनाना और अपने प्यार मोहब्बत की खातर लड़ मरने पर तैयार होना, ये भी चांद के जज्बात का अकल पर पर्दा पड़ने की दलील है। जुपिटर यानी अपने उस्ताद को धोखा देना, ये किसी भी इंसान की फितरत में ऐसी चीज़ पैदा होने की तरफ इशारा होता है जो चांद के जज्बात इंसान को धोखादही पे मजबूर कर देते हैं। जुपिटर का चांद पर गुस्सा और धोखादही का इल्ज़ाम लगाना और देवताओं के साथ मिलके चांद के खिलाफ जंग का आगाज़ करना, यह दिखाता है कि चांद के ज़ेरे असर इंसानों पे इल्ज़ाम भी लगता है, यानी वो गलती के मुर्तकिब होते हैं तो ज़माना उनके ख़िलाफ़ हो जाता है। इसके बाद हम इस स्टोरी के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं जहाँ पे जुपिटर को चांद पे इतना गुस्सा आया हुआ था कि उसने चांद देवता को सज़ा देने का सोचा। और उसकी सज़ा का ये उसने तरीका रखा कि अपनी ही राशि यानी सजिटेरियस से 8वें नंबर पे उसको प्लेसमेंट दे दी। यानी अपने सजिटेरियस राशि से 8वें घर में जो राशि बनती है, जो कि कैंसर राशि बनती है, वो चांद से मंसूब कर दे। वो दोस्त जो एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा बहुत समझते हैं उनको पता होगा 8वां घर दुख, मौत, परेशानी और हर किस्म की नेगेटिविटी से ये भरा हुआ हाउस होता है। तो ये हाउस देने का मकसद ये था कि चांद जब भी यहाँ पे आएगा जुपिटर की वजह से उसको अपना दुख ताज़ा हो जाएंगे। और इसके बाद स्कॉर्पियो राशि को अपने कदमों में रखा, यानी अपने से 12वें हाउस में रखा। स्कॉर्पियो राशि जैसा कि आप समझते हैं ये गंदा पानी होता है, केमिकल और बदबूदार पानी होता है। तो यहाँ पे चांद जब भी आएगा तो वहाँ पे कमज़ोर हो जाएगा। इसको जुपिटर देवता ने अपने कदमों में यानी अपने से 12th हाउस में रखा। सजिटेरियस से ये स्कॉर्पियो पहले आता है, तो यहाँ पे जब भी चांद आएगा तो डेबिलिटेटेड हो जाता है, यानी यहाँ पे हबूत की ताकत में चला जाता है, जो कि कमज़ोरी की निशानी होती है। चांद यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होता है, दुख में चला जाता है। यानी जुपिटर ने उसको जो भी प्लेसमेंट दी है वहाँ पे उसको ज़्यादा दुख फील होता है। इस स्टोरी का एक पॉजिटिव पहलू भी है, वो ये है कि चांद की एक ख़ासियत है, इसके अंदर एक डिफरेंट किस्म के जज्बात होते हैं जो बाकी प्लेनेट में किसी के अंदर भी नहीं होते। ये जज्बात होते हैं ममता के, यानी माँ के जज्बात, प्यार मोहब्बत के जज्बात। जैसा कि हिंदी में आपने इसका नाम चंद्रमा सुना होगा। चांद को चंद्रमा क्यों कहते हैं? वो इसलिए कि इसके अंदर माँ के जज्बात होते हैं। यही रूप जुपिटर को इसका बहुत पसंद भी है। तो इस वजह से इसकी जो अपनी राशि है यानी कैंसर राशि, यहाँ पे जुपिटर ने अपना शरफ का मुकाम इसको बनाया। यानी जुपिटर यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुश होता है, एग्जाल्टेड जिसे बोलते हैं। यानी जुपिटर यहाँ पे जब भी आएगा तो एग्जाल्टेड हो जाता है। यानी जुपिटर ने इस राशि को अपने लिए सुकून की राशि करार दिया। दोस्तों, इसके अलावा चांद की एक छोटी सी और भी आपको स्टोरी सुना देता हूँ, जिससे आपको चांद का एक और रूप भी नज़र आएगा। इस स्टोरी में दक्ष प्रजापति जो एक बहुत मशहूर ऋषि मुनि गुजरे हैं, उनकी जो 27 बेटियां थी, जिनके नामों के साथ 27 नक्षत्र यानी जो चांद की मंजिलें थी उनको मंसूब किया जाता है। इस अजीम ऋषि ने अपनी 27 बेटियों की शादी चांद देवता के साथ कर दी। तो चांद देवता की जब 27 बीवियों के साथ शादी होगी तो उसको सबसे जो प्यारी बीवी लगती थी उसका नाम था रोहिणी।
रोहिणी नक्षत्र जो है जहाँ पे चांद को बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है। बाकी की जो 26 बीवियाँ थी वो इस बात से बहुत ज़्यादा जेलस हुई, यानी कि वो उनको ये फील हुआ कि चांद सिर्फ रोहिणी को प्यार करता है, हमें इग्नोर करता है। तो चांद की बाकी 26 बीवियों ने मिलके अपने बाप को शिकायत लगाई, तो जो उसका बाप था वो बहुत नाराज़ हुआ। इस बात से उसने चांद को एक बददुआ दी कि जाओ, आज से तुम्हारी रोशनी ख़त्म होती जाएगी, तुम कमज़ोर होते जाओगे। इस बात से चांद मध्यम होने लगा, यानी उसकी रोशनी कम होने लगी। वक्त के साथ साथ रोशनी कम से कम होती गई। इस बात से चांद को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। चांद ने शिव देवता से मदद मांगी और उसकी पूजा की। तो कई बरस उसने उसकी पूजा करने के बाद उसको राज़ी कर लिया कि जो भी उसके ऊपर शराप है, यानी जो उसकी बददुआ दक्ष प्रजापति की चल चुकी है, किसी तरीके से वो ज़ायल हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो जो शिव देवता थे उन्होंने उसकी इस बात को कबूल किया। उन्होंने कहा कि मैं इस हद तक तो तुम्हारे ऊपर ये असर नहीं ख़त्म कर सकता, लेकिन ये हो सकता है कि जो चांद की पहली 14 तारीख है तब तक तुम्हारी रोशनी बढ़ती जाएगी, और उसके बाद जो है बाकी की जो उसकी बददुआ का असर है वो बदस्तूर कायम रहेगा, यानी तुम्हारी रोशनी कम होती जाएगी और चांद की आखिरी तारीख तक तुम्हारी रोशनी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारी रोशनी फिर से शुरू हो जाएगी, तुम दोबारा ताकतवर होते जाओगे। अब इस स्टोरी से जो हमें चीज़ें समझ आती हैं वो ये है कि चांद का घटना और बढ़ना ये हमारे जज्बात की हलचल होती है, यानी हमारे जज्बात का कभी बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाना, कभी हमारे जज्बात का डाउन हो जाना, ये चांद के घटने और बढ़ने की वजह से होता है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ हमें समझ आती है वो है लाइफ एक्सपीरियंस या कार्मिक जोन, जो कि 27 नक्षत्रों की वजह से बनते हैं। तीसरे नंबर पे जो चीज़ हमें समझ आती है वो है लज्जत, डिज़ायर, ख्वाहिश या किसी चीज़ की अट्रैक्शन बढ़ना, यानी जो रोहिणी से मंसूब है, क्योंकि रोहिणी की तरफ चांद का ज़्यादा अट्रैक्ट होना इस स्टोरी में दिखाया गया है। तो इसकी वजह से हमें जो जज्बात में लज्जत फील होती है, जो खुशी फील होती है, जो अट्रैक्शन किसी चीज़ की तरफ हमें लेके जाती है, जो खूबसूरत चीज़ों की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, ये भी हमारे इमोशंस में चांद के पॉजिटिव असरात की निशानी है। इसी बात का जो दूसरा हिस्सा हमें समझ आता है वो ये है कि जो जब आपकी लज्जत अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी अकल जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में जो दुनियावी मामलात में उतार चढ़ाव पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से लोग हमारे मुखालिफ हो जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। हम अपने जज्बात की राह में इतना बह जाते हैं कि हमें ये भी एहसास नहीं होता कि हमारे जो करीबी रिश्ते हैं वो भी हम उनको इग्नोर करते आ रहे हैं, वो हमारे साथ उनको भी बड़े गिले शिकवे हैं, वो हमारे ख़िलाफ़ हो जाते हैं। ये चीज़ जो प्यार मोहब्बत में इंसान अंधा हो जाता है, अपने खूनी रिश्तों को छोड़ के चला जाता है, तो ये चीज़ उसकी तरफ भी इशारा देती है। चौथे नंबर पे जो चीज़ पैदा होती है वो चांद के वो जज्बात जो हमें औरतों की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि चांद के ज़ेरे असर जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा औरतों के शौकीन होते हैं, औरतों की तरफ माइल होने वाले होते हैं, चाहे वो उसकी बीवी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन वो चांद के जो जज्बात उसको मजबूर करते हैं कि दीगर औरतों की तरफ भी वो माइल होना शुरू हो जाते हैं। पाँचवें नंबर पे चांद जो है वो 27 नक्षत्र यानी 12 राशियों में एक महीने के अंदर जो सर्कल पूरा कर लेता है। तो इसका मतलब है कि हमारी लाइफ में जो बहुत तेज़ी के साथ वाक़यात चेंज होते हैं, तब्दीलियाँ आती हैं, ये चांद की वजह से पैदा होती हैं। इसी तरह फीमेल्स में एक महीने में जो उनका पीरियड्स का जो अमल होता है वो पूरा होना, ये भी चांद के ज़ेरे असर होता है। इंसानी जिस्म में जो हार्मोन सिस्टम को कंट्रोल करने वाली एनर्जी होती है वो भी चांद की ही ताकत होती है। इसके अलावा हमारे जिस्म में जो लिक्विड मादे होते हैं जिनका अखराज हमारे जिस्म से हर वक्त होता है, तो उससे भी ये चांद ही मंसूब होता है। यानी जितने भी जैसे हमारे आँखों से आंसू आना, पेशाब का आना, या इसके अलावा नाक से रतूबत का खारिज होना, यानी जितने भी जिस्म से लिक्विड मादों का अखराज होता है ये चांद के ज़ेरे असर होता है। इसके अलावा जो ब्लड की सर्कुलेशन है ये भी चांद से मंसूब होती है। यानी चांद अगर कमज़ोर होता है तो हमारे जज्बात में हलचल पैदा होती है, इसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लेवल जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। ऐसे ही अगर चांद की ताकत बहुत ज़्यादा जज्बात के ऊपर गालिब आ जाए तो हमारे ब्लड प्रेशर में इजाफा हो जाता है। उसमें बाकी प्लैनेट को भी देखना पड़ता है, जैसे मार्स की एनर्जी या राहु का अमल दखल, तो ये, लेकिन इसकी जो बेसिक चीज़ है वो चांद की एनर्जी ही होती है जो हमारे जज्बात को उस हद तक ले जाती है जहाँ पे हमारे फिज़िकल तब्दीलियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा चांद की शुरू की तारीख़ों में क्योंकि इंसानी जज्बात और ब्लड की सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी होती है, तो इस दौरान अक्सर ये भी देखा गया है कि अगर कोई बीमारी की सूरत में ऑपरेशन करवाना पड़ जाए तो हमारी जो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है।
पुराने ज़मानों में जो डॉक्टर हजरात होते थे वो इस बात को समझते थे कि चाँद की अंधेरी रातों में ऑपरेट करना ज़्यादा अच्छा होता है बनिस्बत चाँद की शुरू की तारीख़ों में, क्योंकि शुरू की तारीख़ों में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और खून ज़्यादा ज़ाया होने का ख़तरा होता है। तो दोस्तों, चाँद के मौजू पे आज की जो वीडियो मैंने बनाई है ये इसको हम पहला पार्ट समझेंगे। तो सेकंड पार्ट में हम चाँद की जो सिग्निफिकेशन है हमारी कुंडलियों में कैसे असरअंदाज होती है उस पर बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उस पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट्स भी करें और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी अच्छे से टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।